दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस सेशन में हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग द एज ऑफ सेंसिबिलिटी का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों सेंसिबिलिटी मीन्स क्या होता है? संवेदना, इमोशन। तो दोस्तों इस एज में आपको संवेदना, भावना की बातें ज्यादा मिलेगी। इसको दोस्तों द एज ऑफ जॉनसन के नाम से भी जानते हैं या द ट्रांजिशनल पीरियड के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसका जो टाइमिंग है वो है 1760 से लेकर 1798 तक। दोस्तों इसके एक छोर पे तो रोमांटिक आता है और एक छोर पे समझिए कि क्लासिकल है, तो इसीलिए इस टाइम को हम ट्रांजिशनल पीरियड के नाम से भी जानते हैं। इसको दोस्तों एक और नाम हम दे सकते हैं प्री रोमांटिक पीरियड। मतलब रोमांटिक जो आपका आगे एज जो आ रहा है 1798 में, उससे जो पहले का एज है, इसीलिए इसको हम प्री रोमांटिक एज के नाम से भी पुकार सकते हैं, बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर आप और सही कीजिएगा। दोस्तों द ट्रांजिशनल पीरियड या द ट्रांजिशन पीरियड के नाम से भी इसको हम बोलते हैं। So the second half of the 18th century is known as a transitional period. This is period because became the witness of two different phase of creation. दोस्तों ये जो पीरियड है ये साक्षी रहा दो अलग अलग रचनाओं का। रचना का दो अलग फेज इसमें आता है। द राइटिंग स्टाइल ऑफ लिटरेचर वाज चेंजिंग फ्रॉम क्लासिकल टू रोमांटिक। अब जो दोस्तों आपका राइटिंग स्टाइल था वो क्लासिकल जो थे, जो रोमन लोगों का नकल कर रहे थे, वहां से बदलकर दोस्तों अब यहाँ पे आपके रोमांटिक के तरफ जाने लगा। इसमें क्या देखें, इसमें स्पिरिचुअलिटी की कोई स्थान नहीं थी। इसमें जो पोइट्री था वो इंडिविजुअल एक्सप्रेशन के लिए बन चुका था। लेकिन यहाँ पे रोमांटिक पे दोस्तों ये सब चीज बातें चेंज होने लगी। ऐसा आप कह सकते हैं कि जो रोमांटिक पीरियड आया एक क्लासिकल के अगेंस्ट में आया। दिस राइज ऑफ रोमांटिक पोएट्री इज कॉल्ड द रोमांटिक रिएक्शन अगेंस्ट द क्लासिकल डोमिनेशन। दोस्तों इस कोट को याद रखिएगा। ये जो बदलाव रहा, ये जो राइज रहा नए पोएट्री का, इसको हम क्या कहे? द रोमांटिक रिएक्शन अगेंस्ट द क्लासिकल डोमिनेशन। दिस एज वाज डोमिनेटेड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। दोस्तों आपका ये जो एज का आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इस एज का जो प्रमुख लिटरेरी फिगर रहे, जिनका पूरे इस एज पे डोमिनेशन रहा, वो थे आपके डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। इन्हीं के नाम पे इस एज का नाम पड़ा था एज ऑफ जॉनसन। जॉनसन से आप बेन जॉनसन मत समझ जाइएगा। एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज द एज ऑफ जॉनसन। इट इज कॉल्ड द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। इसको हम एज ऑफ सेंसिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्त, आगे पता चलेगा। इन लिटरेचर, साहित्य में, द ट्रांजिशनल पीरियड इज बिटवीन अगस्टन एंड रोमांटिक पीरियड। तो ये जो ट्रांजिशनल पीरियड आता है दोस्तों, ये अगस्टन और रोमांटिक के बीच में आता है। दिस पीरियड वाज द एज ऑफ चेंज। दोस्तों इस पीरियड को हम लोग बदलाव का युग कहते हैं। ये जो पीरियड था ये बदलाव का युग था। मतलब चीजें बदल रही थी, चीजें एक जगह से दूसरे जगह पे बदल रही थी। आप वो साइंस कहे, आर्ट्स कहे, लिटरेरी कहे, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल कहे, ये हर चीजें बदल रही थी। Things were rapidly changing from classical to romantic. This period was the reign of George III, King of Hanover. तो दोस्तों ये जो पीरियड था, मतलब ये जो रीन रहा ट्रांजिशनल पीरियड का या एज ऑफ सेंसिबिलिटी का, इस समय जो किंग थे जॉर्ज III थे, जो किंग ऑफ होनवर थे। हिज रीन वाज 60 ईयर्स। 60 वर्षों की उनकी शासन थी, 1760 से 1870 तक। दोस्तों अब हम जानेंगे इस एज के मेजर राइटर्स और उनके वर्क्स के बारे में। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ही वाज अ पोएट, एसेइस्ट, मोरालिस्ट, क्रिटिक एंड अ लेक्सिकोग्राफर। तो लेक्सिकोग्राफर मीन्स क्या होता है दोस्तों, जरूर कमेंट में बताइए, क्योंकि वन वर्ड में ये वर्ड आ सकता है, पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। दोस्तों ये जिस चीज के लिए फेमस हुए, ये थी इनकी 9 इयर्स की वर्क। 9 वर्ष की इनकी जो मेहनत थी एक डिक्शनरी को कंपाइल करने में। और डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये टाइटल याद रखिएगा, जो पब्लिश होती है 1755 में। दोस्तों पहली बार इंग्लिश लैंग्वेज में एक डिक्शनरी आती है जो एक सही मापदंड को अपनाता है,
वो आता है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का डिक्शनरी, जिसका टाइटल है और डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, जिसका पब्लिकेशन है 1755 में। याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को हिस्ट्री के इतिहास में, इंग्लिश ऑफ हिस्ट्री के इतिहास में सबसे विद्वान व्यक्ति के रूप में गिना जाता है। दोस्तों इसी समय में आपको 3 आयरिश ऑथर्स के बारे में जानकारी मिलती है। इनकी रचनाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इनकी जो रचनाएं इसको आप एज इट इज याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि इस रचना के रचनाकार कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ दिस वर्क। तो ओलिवर गोल्डस्मिथ स्मिथ, रिचार्ड ब्रिंसले शेरिडन और लॉरेंस स्टर्ने, दोस्तों ये 3 आयरिश ऑथर है, याद रखिएगा। दोस्तों ओलिवर गोल्डस्मिथ की एक रचना है द विकार ऑफ वेकफील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। द विकार ऑफ वेकफील्ड ये एक नोवेल है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद है कि द डिजर्टेड विलेज, यह एक पोएम है, पास्टोरल पोएम है। फिर आता है द गुड नेचर्ड मैन, फिर एक और है सी स्टूप्स टू कन्क्योर, ये दोनों दोस्तों प्ले है। दोनों क्या है? दोनों ही प्ले है, द गुड नेचर्ड मैन और फिर सी स्टूप्स टू कन्क्योर, ये दोनों को दोनों प्ले हैं। फिर आता है द सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ये दोस्तों प्रोज वर्क है। क्या है दोस्तों? प्रोज वर्क है, और इसमें इनके लेटर्स का कलेक्शन है। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका है द सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ये इनका एक प्रोज वर्क है जिसमें इनके पत्रों का संग्रहण है। तो इस स्लाइड से आपको ध्यान रखना है कि डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का पब्लिकेशन होता है 1755 में। इसको कंपाइल कौन करते हैं? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। और 3 आयरिश पोइट का नाम याद रखिएगा, ओलिवर गोल्डस्मिथ, रिचार्ड ब्रिंसले शेरिडन और लॉरेंस स्टर्न। दोस्तों अब शेरिडन चाहिए, जो भी राइटर्स हैं इनकी कुछ रचनाएं हैं उसका नाम याद होना चाहिए। द शेरिडन्स फर्स्ट प्ले राइवल, द राइवल वाज परफॉर्म्ड एट कॉवेंट गार्डन। दोस्तों इनकी एक फर्स्ट प्ले आती है द राइवल, इसको परफॉर्म किया जाता है कॉवेंट गार्डन में। तो यहाँ से एक पॉइंट बनता है पहला कि द राइवल के रचनाकार कौन है, तो शेरिडन हो जाएंगे। और ये कहाँ पे परफॉर्म्ड होता है? तो ये परफॉर्म्ड होता है आपका कॉवेंट गार्डन में। अगला पॉइंट है कि लॉरेंस स्टर्न पब्लिश्ड हिज फेमस नोवेल ट्रिस्ट्रम सैंडी। तो दोस्तों ये जो ट्रिस्ट्रम सैंडी है, इसके रचनाकार कौन है? लॉरेंस स्टर्न, याद रखिएगा, ट्रिस्ट्रम सैंडी के रचनाकार। फिर है बिशप पर्सी पब्लिश्ड अ वॉल्यूम ऑफ बैलेड्स कॉल्ड रेलिक्यूज ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री which become very popular and made ballads popular। तो दोस्तों ये जो आपका रचना है रेलिक्यूज ऑफ एंशिएंट पोएट्री, इसके जो रचनाकार है बिशप पर्सी, याद रखिए कौन है? बिशप पर्सी हैं। और ये क्या है? एक बैलेड्स है, और ये इतना फेमस हुआ कि फिर से एक बार जो बैलेड्स लिटरेचर का जो फॉर्म था पोएट्री का, बैलेड्स को एक बार फिर से फेमस कर देता है आपका एज ऑफ सेंसिबिलिटी के टाइम में। फिर नाम आता है आपका होरास वाल्पोल, ही रोट द फर्स्ट कैथोलिक नोवेल। इसमें दोस्तों पहली कैथोलिक नोवेल लिखा द कास्टल्स ऑफ ओरांटो। द कास्टल्स ऑफ ओरांटो एक कैथोलिक नोवेल है, याद रखिएगा। कैथोलिक नोवेल क्या है? एट द लास्ट ऑफ दिस लेक्चर, इस लेक्चर के अंत में हम लोग जानेंगे। याद रखिएगा ये द एज ऑफ सेंसिबिलिटी के अंत में दोस्तों कैथोलिक नोवेल का प्रचलन शुरू हो चुका था। बात आती है टॉमस ग्रे। दोस्तों टॉमस ग्रे को हम प्री रोमांटिक पोएट के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। टॉमस ग्रे इज कंसिडर्ड एज अ प्री रोमांटिक पोएट। इनकी एक रचना है इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये बहुत बार एग्जामों में दोस्तों पूछा गया है, जिसकी पब्लिकेशन होती है 1751। तो सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड के रचनाकार कौन है? तो टॉमस ग्रे। इसकी पब्लिकेशन कब होती है? तो 1751 में। फिर नाम आता है विलियम ब्लैक का, इनकी रचना याद रखिएगा सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये दो रचना आप याद रखिएगा, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। इनकी और भी रचनाएं हैं जो आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले आप दो रचना का नाम याद रखिएगा। द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की बात करें तो ये 1785 में पब्लिश होता है, और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की बात करें तो 1784 में पब्लिश होता है। एडवर्ड गिबन, इनकी एक रचना है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, बहुत अच्छा रचना है दोस्तों, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। इसके रचनाकार जो है आपके
एडवर्ड गिवन है। दोस्तों एक टर्म आता है यहाँ पे, द ग्रेवयार्ड पोएट्स। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे हम एक दो प्रश्न करेंगे, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, आपके उत्तर का हमको इंतजार रहेगा। पहला कि लोलार्ड्स कौन थे, और फिर कैवेलियर पोएट्स। लोलार्ड्स के बारे में और कैवेलियर पोएट्स के बारे में दो चार लाइन जरूर दोस्तों कमेंट में लिखिएगा। दोस्तों ये जो ग्रेवयार्ड पोएट्स की बात करें तो इन्हें हम चर्चयार्ड पोएट्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए अच्छे से देखते हैं। The graveyard poets, also known as the churchyard poets, who were a group of writers in English during the 18th century। दोस्तों 18वीं शताब्दी के दौरान लेखकों का एक ऐसा समूह था जिसको हम लोग ग्रेवयार्ड पोएट्स के नाम से जानते हैं। देयर राइटिंग्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय द मेडिटेशंस ऑन द डेथ एंड आफ्टर लाइफ। डेथ पे जो चिंतन है, मृत्यु पर, जो किसी के मृत्यु पे कविताएं लिखी जा रही हैं, उसको हम उसके राइटर्स को हम क्या बोलेंगे, ग्रेवयार्ड पोएट्स। जैसे आप थॉमस ग्रे का नाम सुने, तो ये जो इलेजी है ये क्या है, एक शोक गीत है जिसको लिरिक फॉर्म में लिखा गया है। इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो एक तरह से कहे तो ये जो थॉमस ग्रे है ये भी एक ग्रेवयार्ड पोएट्स है। इस रचना की पब्लिकेशन 1751 में होती है। फिर आता है एडवर्ड यंग्स, इनकी एक पोएट है, नाइट थॉट्स, याद रखिएगा नाइट थॉट्स। फिर है रॉबर्ट ब्लेयर्स द ग्रेव, थॉमस पार्नेल्स नाइट पीस ऑन डेथ। तो दोस्तों ये जो आपके सामने दो चार रचना है, ये जो है ग्रेवयार्ड पोएट्स में सबसे इंपॉर्टेंट लोगों की रचना है, तो इसलिए इसका नाम आपको याद होना चाहिए। थॉमस पार्नेल्स की बात करें तो इनकी जो पोएम है नाइट पीस ऑन डेथ 1722। फिर है रॉबर्ट ब्लेयर्स द ग्रेव 1743 होगा दोस्तों 1743। एडवर्ड यंग्स नाइट थॉट्स 1742 से 45, ये 17 ही होगा दोस्तों। और थॉमस ग्रे इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड जो 1751 में आता है। दोस्तों अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कैथोलिक नोवेल, कैथोलिक लिटरेचर। दोस्तों कैथोलिक लिटरेचर पोइट्री एंड प्रोज is that which dealt with themes of death, supernatural, sorrow, fear, loss और and more। तो दोस्तों ये जो कैथोलिक नोवेल होता है इसमें जो आपको थीम मिलेंगे वो किसी की मृत्यु होगा, सुपरनेचुरल होगा, दुख होगा, डर होगा, ये सब चीजें आपको कैथोलिक नोवेल में मिलेगी। तो इस सेशन में इतना ही। चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तो दोस्तों यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।